हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 32। इससे पहले इस कहानी के 31 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर श्रेया के ऐसे करने पर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर उसे ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। अधीर श्रेया के फॉरहेड पर बहुत ही प्यार से किस करते हुए वापस से मुस्कुराकर बोलता है कि आई लव यू बेबी। इतना बोलकर अधीर भी श्रेया के सोते हुए चेहरे की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और श्रेया को महसूस करने लगता है। इस वक्त अधीर को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से श्रेया की ऐसी हालत हो गई थी, वो इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसी तरह से वो भी उसी की बाहों में सो जाता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन अधीर और श्रेया अभी तक नहीं जागे थे। दोनों ही सुकून से एक दूसरे को हग करके आराम से सो रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद अधीर की नींद खुलती है, तो वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, उसकी नज़रों के सामने बहुत ही प्यारा सा श्रेया का खूबसूरत सा चेहरा सामने आ जाता है, जो कि दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लेकर सुकून से हल्की मुस्कुराहट के साथ सो रही थी। श्रेया को इतने चैन से सोता हुआ देखकर अधीर के चेहरे पर भी बड़ी स्माइल आ जाती है। वो भी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर श्रेया के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके चेहरे से बहुत ही प्यार से हटाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। तो वहीं किसी की नज़रों को तापसी अपने चेहरे पर फील करके श्रेया भी धीरे से अपनी आंखों को खोल कर देखती है, तो उसकी नज़रें अचानक से अधीर की नज़रों से जा मिलती हैं, और जो कि अभी एक टक बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। श्रेया को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अधीर के चेहरे की तरफ देखते ही श्रेया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, और अधीर भी श्रेया को स्माइल करता हुआ देखकर आगे बढ़कर थोड़ा सा झुकता है और श्रेया के होंठों पर लाइट सी किस करते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। श्रेया भी स्माइल करते हुए अधीर की तरफ देखकर बोलती है। श्रेया अधीर को हक करते हुए उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और फिर वापस से अपनी आंखों को बंद करके सोने लगती है। अधीर भी श्रेया के ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से बोलता है कि क्या बात है बेबी, आज तुम्हें उठना नहीं है क्या? सुबह के 8 बजने वाले हैं और तुम अभी भी सोना चाहती हो? श्रेया, जो कि अभी सुकून से अधीर के सीने में छुपाकर अपना सर लेटी हुई थी, अधीर की बात सुनकर वो जल्दी से उठते हुए बोलती है कि क्या 8 बजने को हैं? ओह माय गॉड दादी, क्या सोच रही होंगी? आपके आते ही मैं फिर से लेट होने लगी ना। आप भी ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, आपकी वजह से ही होता है मुझे लेट। आप मुझे पूरी रात सोने भी नहीं देते हो। अधीर भी उठकर बेड पर बैठ गया था और फिर अपनी कमर तक ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है कि बेबी, कल मेरी कोई भी गलती नहीं थी। कल तुमने भी तो मुझे नहीं मना किया था। अगर तुम मुझे रोक देती तो शायद आज तुम्हें लेट नहीं होता। इसमें हम दोनों की बराबर की गलती है ना? श्रेया भी अधीर की तरफ घूर कर देखती है और ब्लैंकेट के साथ ही बेड से उठने लगी थी। अधीर भी ब्लैंकेट को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे ये क्या कर रही हो बेबी, आप छोड़ो इसे, मुझे नहाने के लिए जाना है। श्रेया भी ब्लैंकेट को छुड़वाते हुए बोलती है, हाँ तो नहाने मुझे भी तो जाना है ना, चलो साथ में चलते हैं नहाने के लिए। अधीर भी बहुत ही प्यार से बेड से उठकर श्रेया के करीब जाते हुए बोलता है, नहीं आप मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर आप मेरे साथ गए ना तो फिर मुझे और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। अरे बेबी, देर नहीं होगी, आई स्वेयर मैं तुम्हें जल्दी से फ्री कर दूंगा। अधीर भी श्रेया के करीब आते हुए शरारत से बोलता है, बोला ना कि नहीं आप नहीं जाएंगे। श्रेया भी अधीर को घूर कर देखती है और बोलती है, तो अधीर भी श्रेया से काफ़ी ज़्यादा मिन्नती करता है, लेकिन श्रेया तो उसे जैसे तैसे करके बाथरूम के बाहर ही छोड़कर खुद अंदर की तरफ चली गई थी। तो वहीं अधीर का भी बाहर मुंह बन गया था। करीब 1 घंटे के बाद श्रेया ने भी आज ग्रीन शिफॉन की साड़ी विद रेड ब्लाउज पहना हुआ था। मांग में अधीर के नाम का गहरा लाल रंग का सिंदूर, गले में बहुत ही फैंसी और अच्छा सा मंगलसूत्र, हाथों में ग्रीन एंड रेड कलर की चूड़ियाँ। आज उसने अपने बालों को खुला हुआ छोड़ा था, चेहरे पर हल्का हल्का सा मेकअप, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। कुल मिलाकर श्रेया आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अधीर के दिल पर एकदम से कहर ढा रही थी। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे सिवाय अधीर के। अधीर अपनी प्लेट में चमचे को घुमाते हुए श्रेया की तरफ देख रहा था, जो कि अभी उसी के पास में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। काफ़ी देर तक तो श्रेया को देखने के बाद जब अधीर से रहा नहीं गया, तो वो भी अब जल्दी से अपने हाथ को टेबल के नीचे से श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए उसकी पतली और मुलायम सी कमर को, जो कि अभी साड़ी से झांक रही थी, उस पे हल्की सी चुकोटी काट लेता है।
आहा! अधीर के अचानक से चिकोटी काटने पर श्रेया की एकदम से चीख निकल जाती है और वो ज़ोर से चीख उठती है, जिसकी वजह से दादी और रोहन जहाँ पर अधीर और श्रेया दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं, तो अधीर भी श्रेया की तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ है भाभी माँ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाईं? रोहन भी उठकर श्रेया के पास जाते हुए बोलता है। श्रेया जो कि अपनी नज़रों को घुमाकर अधीर की तरफ घूरकर देखती है। रोहन के पूछने पर वो हल्का सा बोलती है कि वो चूहा है ना, वो चूहा पर निकल गया था मेरे पैर से, बस इसीलिए। ही श्रेया भी अपने दांत को चमकाते हुए बोलती है। तो रोहन भी श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर की तरफ हैरानी से देखता है, जो कि मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। रोहन अधीर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है कि लगता है चूहा बहुत ज़्यादा बड़ा था भाभी माँ, तभी तो आप इतना ज़्यादा डर गई। जरा बच के रहना। इतना बोलकर रोहन भी मुस्कुराते दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। तो वहीं श्रेया भी अधीर की तरफ गुस्से से घूरकर देखती है। दादी और रोहन भी अधीर और श्रेया को देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे थे। तो वहीं अधीर, वो तो अपनी हरकतों से कहाँ ही बाज जाने वाला था। वो बार बार श्रेया की कमर को बार बार पिंच करता, तो कभी हल्के से अपने हाथ से सहला देता, जिस पर श्रेया सिर्फ अधीर की तरफ आंखें ही दिखा रही थी। थोड़ी ही देर में सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में आकर बैठ गए थे और अधीर भी दादी को राज के पास जाने के लिए बोलकर सीधा घर से बाहर निकल गया था ऑफिस के लिए। रोहन भी अपने काम के लिए बाहर की तरफ चला गया था। तो रोहन भी अब रूही को प्रपोज करने के लिए कितना ही आइडिया लगाए जा रहा था, लेकिन उसके आइडिया उसी पर ही भारी पड़ जाते थे। रूही ने भी रोहन को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। उसने उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। वो रोहन के दिए हुए सरप्राइज में कुछ न कुछ कमी निकाल कर उसे हर बार हर तरह से रिजेक्ट कर देती थी, जिससे रोहन का भी दिमाग खराब हो जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ, भाई मेरे, तूने रात में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर ली है जिसकी वजह से तेरे स्ट्रिच एकदम से खिंच गए हैं और इतने इतना ज़्यादा खून भी आ गया है? राज जो कि अधीर की चोट को चेक कर रहा था और अधीर के स्ट्रेच को देखते हुए शरारत से बोलता है, क्योंकि अधीर भी शर्टलेस बैठा हुआ था और उसकी पीठ पर बने हुए श्रेया के नाखूनों के निशान कल रात की सारी दास्तां को बयां कर रहे थे, जिससे अब राज भी उसकी बहुत ही ज़्यादा तफरी ले रहा था। लेकिन राज भी अब अधीर के बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। अधीर भी राज की बात सुनकर अपनी शर्ट को जल्दी से पहनते हुए नॉर्मल आवाज़ में बोलता है कि वही जो हर ट्रिप से लौट के तू नेहा के साथ आकर करता है। हाँ हाँ हाँ, तू तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, मतलब कोई भी बहाना नहीं बनाया तूने, डायरेक्ट मुंह पे ही बेइज्जती कर दी। क्यों, मैं भला झूठ क्यों बोलूं? जो किया है अपनी बीवी के साथ, तो फिर मुझे झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत है? तू भी तो यही सारी चीज़ें करता है ना नेहा के साथ। अधीर भी अब राज के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तू जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, लगता है बहुत ही जल्द हमें भी खुशखबरी मिलेगी, जैसे मैंने सुना दी है सबको। और हाँ, फिलहाल के लिए मैं तुझे यही हिदायत दूंगा कि श्रेया से थोड़े दिन के लिए तू दूर ही रहा। तू ना जल्दी रिकवर कर रहा है, जितनी जल्दी ठीक होगा ना उतना ही अच्छा है। राज वापस से अधीर की तरफ देखकर बोलता है। इस बार अधीर कुछ नहीं बोलता है। वो राज के पास थोड़ी देर बैठता है और फिर सीधा वहां से ऑफिस के लिए निकल गया था। मगर अधीर के दिमाग में इस वक्त एक बात खटक रही थी कि आखिरकार उसके ऊपर किसने अटैक करवाया था, कौन है जो उसके परिवार को और उसे मारना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ जानवी को दिल्ली आए हुए 1 महीना होने को आ गया था। आज वो राहुल के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही थी। वो अपनी गाड़ी से जा ही रही थी कि तभी उसे रोड साइड से एक फ्लावर शॉप दिखाई देती है, जिसे देखकर जानवी को राहुल के लिए बुके लेने का दिल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी अब अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है और एक बुके लेने के लिए चली गई थी। थोड़ी ही देर में जानवी भी बुके लेकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठती है। उसने बुके पीछे रखते हुए जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी अचानक से कोई उसकी कार का गेट खोलते हुए उसकी गाड़ी के अंदर आकर घुस गया। जानवी अपनी नज़रों को घुमाकर अपनी साइड वाली सीट पर देखती है, तो एक पल के लिए वो उस इंसान को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। वो उसे एकदम से देखते ही रह गई थी। एक लड़का जिसका रंग एकदम से गोरा सफ़ेद था, 5 फुट 8 इंच की हाइट होगी, गहरी काली काली आंखें, रेड लिप्स, बड़ी बड़ी आंखें, एक पैनी नोज, देखने में ही इतना ज़्यादा हैंडसम की लड़की अगर एक बार भी गलती से उसे देख ले तो शर्मा ही जाए। उस लड़के ने इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्ड शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जानवी उसे देखते हुए एक पल के लिए यहाँ तक भूल गई थी कि वो जो लड़का उसकी गाड़ी में बैठा हुआ है वो बिल्कुल अनजान है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती है। वो लड़का भी गाड़ी में बैठने के बाद अपनी आंखों को बंद करके अपनी कमर पर हाथ रखे था
और उसकी कमर से हल्का हल्का सा खून निकल रहा था, जिसे वो अपनी हाथ की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे मारना चाहता है। हेल्प मी, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जानवी, जो कि तब से अभी उस लड़के की तरफ देखने में बिजी थी, अचानक से उस लड़के की भारी आवाज़ सुनकर वो भी अपने होश में आते हुए उस लड़के को ऊपर से नीचे तक बहुत ही ध्यान से देखती है, तो पाती है कि उसकी कमर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा है और उसका हाथ अभी उसके घाव पर रखा हुआ है। जानवी भी खून को देखते हुए अपने मुंह पर हाथ रखते हुए जल्दी से डर कर हकलाते हुए आवाज़ में बोलती है कि खून, खून, तुम्हें चोट लगी है? प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, वो लोग मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ हेल्प मी। वो लड़का भी अपनी आंखों को बंद किए ही वापस से बोलता है, कौन लोग? जानवी भी उस लड़के की तरफ देखकर इतना बोलकर पीछे देखती है, तो पाती है कि कम से कम 10 से 12 लोग, जो कि काले कपड़े पहने हुए थे, वो किसी को बहुत ही बेचैनी से ढूंढ रहे थे। वो सभी गाड़ियों में चेक कर रहे थे, एक एक करके सभी गाड़ियों को देख रहे थे। वो सभी गाड़ियों को चेक करते हुए उसकी गाड़ी के करीब आ ही रहे थे कि तभी जानवी भी उन्हें देखने के बाद जल्दी से डर गई थी और फिर उस लड़के को देखती है, जो कि घबरा कर अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठा हुआ था। वो भी हकलाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, और तुम ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अभी मैं ये सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ पहले मुझे इन सब से बचा लो, वरना ये लोग मेरे साथ साथ अब तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे, प्लीज़ जल्दी चलो यहाँ से। वो लड़का भी वापस से बोलता है कि क्या? लेकिन लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्यों मारेंगे? मैं क्यों मारी जाऊँगी? जानवी भी डरते हुए उस लड़के से बोलती है। तो जानवी अभी इतना बोलकर वापस से पीछे की तरफ देखती है, तो वो गुंडे जानवी के गाड़ी के पास ही आ चुके थे। जानवी भी उन्हें देखकर अपनी गाड़ी के करीब आता हुआ देखकर अब काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो भी उस लड़की की हालत देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी, और उसे इतना तो मालूम ही चल चुका था कि वो लड़का कोई आम आदमी नहीं, और क्योंकि वो देखने में ही बहुत ज़्यादा पैसे वाला लग रहा था। उसे कैसे भी करके अब जानवी को छुपाना ही होगा। और थोड़ी देर कुछ सोचते हुए जानवी भी एक नज़र फिर से पीछे देखती है, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे उनकी गाड़ी के ठीक पीछे ही खड़े हुए थे, और उन्हें देखकर जानवी भी ज़्यादा ना सोचते हुए एकदम से जल्दी से आगे बढ़ती है और उस लड़के को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींच लेती है, और बिना उस लड़के को मौका दिए उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देती है और उसे किस करने लगती है। जानवी के अचानक से ऐसे करने पर वो लड़का, जो कि अभी आंखें बंद किए हुए शांति से अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी, और वो अपनी बड़ी आंखों से अब जानवी की तरफ आंखें फाड़कर देखे जा रहा था, जो कि उससे अभी किस करने में लगी हुई थी। वो भी अपनी आंखें डर से बंद करके उसके होंठों पर अपने होंठों को रखे हुई थी। वो लड़का भी अब जानवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, और अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी के मिरर से झांक के गाड़ी के अंदर देख रहा है। वो लड़का भी अपनी नज़रों को घुमाकर देखता है, तो पाता है कि ये वही गुंडे हैं, जो कि अभी उसके ही पीछे पड़े हुए थे, जो कि उसे मारने के लिए उसे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही वो लड़का भी जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाकर जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके और भी ज़्यादा करीब चला जाता है, क्योंकि वो जान रहे थे कि ऐसे करने से वो गुंडे उसे नहीं पहचान पाएंगे। तो वहीं बाहर वो आदमी, जो कि अभी जानवी की गाड़ी में ही देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए अपने साथियों से बोलता है कि चलो रे यार, यहाँ पर नहीं है वो लड़का, यहाँ पर तो लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चुम्मा चाटी में लगे हुए हैं। इतना बोलकर वो आदमी भी हंसते हुए अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया था, और फिर आगे की गाड़ियों में उस लड़के को ढूंढने लगे थे। जानवी को जब ये महसूस हुआ कि वो गुंडे यहाँ से जा चुके हैं, वो भी अब जल्दी से उस लड़के से एक ही झटके में दूर हो जाती है, और वो लड़का, जो कि अभी जानवी को ऐसे अचानक से दूर होने पर अपनी नज़रों को उठाकर जानवी की तरफ देखता है, तो एक पल के लिए वो जानवी की खूबसूरती में एकदम से खो जाता है। वो तो बहुत ही प्यार से उसे देखने में पूरी तरह से खो चुका था। जानवी ने आज एक बेबी पिंक फ्रॉक पहनी हुई थी, और साथ में ही होंठों पर हल्की सी न्यूड सी लिपस्टिक, बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। जानवी देखने में अभी भी किसी छोटी सी बच्ची की जैसे ही लगती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। भले ही वो 20 साल की हो गई थी, लेकिन अभी उसकी उम्र देखने में 17 से 18 साल ही लगती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो लड़का भी एकटक बस अपनी बेझैल सी आंखों से जानवी की तरफ ही देखता रह गया था। उसकी नज़रें तो अभी उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी।
तुम कौन हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहती है? जानवी भी उस लड़के की तरफ देखती है और उसका एड्रेस पूछती है, लेकिन वो लड़का तो अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो जानवी की तरफ देखते हुए सीट पर ही बेहोश हो गया था, जिसे देखकर जानवी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और फिर वो जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो लेट हो चुकी थी। लेकिन वो ऐसे इस लड़के को भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जानवी भी कुछ सोचते हुए उस लड़के को ठीक से अपनी सीट पर लेटा देती है और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर कर गाड़ी वहाँ से लेकर निकल गई थी। थोड़ी ही देर में जानवी की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर स्ट्रक्चर को मंगवाती है और फिर उस लड़के को उस पर वार्ड बॉय की हेल्प से लिटा देती है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर चली गई थी। वो लड़का अभी इस तरीके से पूरी तरह से बेहोशी की हालत में स्ट्रक्चर पर लेटा था। थोड़ी देर के बाद जानवी भी उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करके सीधा बाहर की तरफ निकल आती है और फिर अपना फ़ोन चेक करती है जिस पे अभी राहुल के 30 से 40 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे और ढेर सारे मैसेज पड़े हुए थे। जानवी उन्हें देखकर जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और वहाँ से चुपचाप से निकल गई थी। आज का सारा दिन इसी में ही निकल गया था। किसी का दिन सोते हुए निकला था तो किसी का हेल्प करते हुए तो किसी को मनाते हुए। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे ना कि कौन किसे मना रहा है और कौन किसकी हेल्प कर रहा है। रात के करीब 9 बजे का समय हो रहा था। रूही भी अपने कमरे में बेड पर बहुत ही आराम से लेटकर अपना फ़ोन चला रही थी। इस वक्त वो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी। तो वहीं अचानक से उसे अपनी बालकनी से कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर रूही भी अपना सर घुमाकर अपनी बालकनी की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो रूही उसे भी भरम समझकर इग्नोर कर देती है और फिर वापस से अपने फ़ोन को चलाने में बिजी हो जाती है। तो वहीं रोहन, जो कि अभी रूही की बालकनी से उसके कमरे में आ चुका था, रूही के बालकनी की तरफ देखने पर वो वहीं कैटर्स के पीछे जाकर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था रूही उसे जाने वो यहाँ पर आ चुका है। रोहन भी रूही को देखता है, वो वापस से अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी। उसे देखकर रोहन भी मुस्कुराता है और धीमे कदमों से उसके कमरे में आ गया था। कमरे में आकर रोहन भी एकदम से रूही के ऊपर आकर लेट गया था और बिना उसे एक भी मौका दिए उसके होठों पर अपने होठों का कब्जा जमा लेता है और उसे बहुत ही प्यार से किस कर लेता है। तो वहीं अचानक से हुई इस हरकत पर रूही भी बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी। उसे लगा था कि जैसे कोई और है जो उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। वो भी अपने हाथ पैर को मारने लगती है, लेकिन जब उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस होती है, वो भी अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती है जहाँ पर रोहन, जो कि अभी अपनी आंखों को बंद किए हुए उसके होठों को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। रोहन को देखते ही रूही की भौंहें तो एकदम से तन गई थी। वो भी जल्दी से अपना एक हाथ घुमाते हुए रोहन के गाल पर एक जोर से बजा देती है। रोहन, जो कि अभी रूही को किस करने में पूरी तरह से खोया हुआ था, अचानक से रूही के थप्पड़ पड़ते ही वो भी रूही से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये उसके साथ हुआ क्या है। वो भी अपना चेहरा घुमाकर हैरानी से रूही की तरफ देखता है, जो कि गुस्से में भी खा जाने वाली नज़रों से उसे ही घूर रही थी। रूही को अपनी तरफ इतनी ज़्यादा गुस्से से घूरते हुए देखकर रोहन भी अपना सलाइवा गटकते हुए खुद से ही बड़बड़ा कर बोलता है कि यार रोहन बेटा, आज तुझे ये छोड़ने वाली नहीं है। तुम बेदिमाग आदमी, तुम ऐसे चोरों की तरह मेरे कमरे में आना बंद करो, समझे तुम, वरना किसी दिन यहीं से उठाकर बाहर फेंक दूंगी तुम्हें, फिर डाले रहना किसी हॉस्पिटल में, समझ आई बात? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मेरे ही घर में आकर, मेरे ही कमरे में घुसकर मुझे ही किस करने की? ज़्यादा डेयरिंग आ रही है क्या तुम्हें? रूही भी एक ही सांस में रोहन पर लगभग एकदम से चढ़ते हुए गुस्से से बोलती है। बेचारा रोहन, वो तो सिकुड़ के एक कोने में एकदम से घुस गया था और धीरे से बोलता है कि वो मैं बेबी। चुप, एकदम से चुप, अगर कुछ भी फालतू की बकवास की ना तो फिर। रूही भी रोहन को गुस्से में धमकाते हुए बोलती है। रोहन भी अब रूही को अपने ऊपर ऐसे गुस्से से चिल्लाता हुआ देखकर मन ही मन बोलता है कि यार, इससे अच्छा तो मैं इसे बताता ही नहीं कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहाँ पर इस पर इतना ज़्यादा मैं चिल्लाया करता था और ये भीगी बिल्ली बनकर सुनती थी, और कहाँ आज ये मुझ पर किसी शेरनी की तरह चढ़ी जा रही और मैं बेचारा खरगोश की तरह डर के मारे इसके सामने खड़ा हूँ। वाह रे जिंदगी, क्या खेल खेला है तूने मेरे साथ। तुम मन ही मन मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, मुझे पता है। रूही भी रोहन को घूरते हुए बोलती है। बेबी ऐसा नहीं है, चुप, बिल्कुल चुप। रोहन भी कुछ बोलने को हुआ ही था
था कि तभी रूही वापस से उसे चुप करवा देती है और फिर बोलती है कि तुम कल किस लड़की के साथ कैबिन में बैठकर बत्तीसी चमका रहे थे, ज्यादा लड़कियों से फ्लर्ट करने का शौक है क्या तुम्हें? रूही भी अपने हाथ को बांधते हुए उसे गुस्से से घूरते हुए बोलती है, वो दीप की छोटी बहन है, वो मुझे पहले पसंद करती थी और अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो जबरदस्ती मेरे कैबिन में घुस आई तो फिर रोहन भी अपनी सफाई देते हुए रूही से बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? वो किसकी बहन है और किसकी नहीं। अगर आज के बाद मैंने उसे तुम्हारे आसपास भी भटकते हुए देख लिया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहन का कॉलर पकड़ते हुए रूही बोलती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भूलो मत, समझे तुम? रूही भी रोहन को धमकाते हुए बोलती है। तो रोहन भी रूही के मुंह से अपने लिए बॉयफ्रेंड सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो भी आगे बढ़ते हुए रूही की कमर पर अपने हाथ को कसते हुए बोलता है कि तुम तो मानती हो ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन रूही भी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है और रोहन, जो कि उसके ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर एकदम से आगे बढ़कर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। रोहन भी रूही को अपनी बाहों में भरते हुए बहुत ही प्यार से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर गया और फिर दोनों ही के चेहरे इतने ज्यादा करीब थे कि दोनों के होंठों आपस में हल्के हल्के से टच हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रोहन भी रूही की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तो किसी को जेलसी हो रही है? नहीं। रोहन भी रूही की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है। तो रूही बोलती है कि नो। रूही भी अब रोहन के गले में अपने हाथों को लपेटते हुए बोलती है कि जी नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मुझे जेलसी हो रही है, समझे तुम? अच्छा, तो फिर तुम्हें जेलसी नहीं हो रही है तो फिर ठीक है। फिर मुझे ना दीप्ति ने कल डिनर पर इनवाइट किया है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे हाँ बोल दूँ और उसके साथ डिनर करने के लिए चला जाऊँ। रोहन भी वापस से शरारत से बोलता है कि ओ हेलो, क्या कहा तुमने? अगर तुम उस चिमड़ी के साथ कहीं पर भी गए ना तो फिर तुम्हारा खून कर दूंगी, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। रूही भी गुस्से में रोहन को घूरते हुए बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के भी साथ जाऊं या फिर ना जाऊं? तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या या फिर मेरी बीवी हो जो तुम्हें इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही? वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा कि मैं कौन हूँ। मैं बता रही हूँ ना, वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है, तुम मुझसे दूर ही रहोगे अब से, समझे तुम? अब तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती हो तो फिर जब मुझे सामने वाला खुद ही इनवाइट कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊँ? मैं तो जाऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? रोहन भी ये बोलते हुए रूही के होंठों को बहुत ही प्यार से जल्दी से चूम लेता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि और अभी भी बोल रही हूँ, हमारे बीच में जो कुछ भी होगा सब कुछ शादी के बाद होगा। और जहाँ तक अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं तुम्हें किस भी करने नहीं दूंगी, समझे तुम? दूर हटो मुझसे। रूही भी रोहन को दूर ढकेलते हुए बोलती है, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। रूही और रोहन दोनों ही एक दूसरे से अभी लड़ रहे थे कि तभी अचानक से रूही के डोर पर किसी ने नॉक किया। रूही बेटा, आप किससे बात कर रही हो? क्या किसी से बातें कर रही हो क्या? बाहर से रूही के पापा की आवाज़ आती है। अपने पापा की आवाज़ सुनकर रूही और रोहन तो जैसे एकदम से हैरान हो गए थे। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ओ नो, पापा ने अगर यहाँ पर तुम्हें देख लिया ना तो फिर आज तो मैं गई। रूही भी रोहन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है। रोहन भी हकलाते हुए बोलता है कि तो तुम ना घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। रोहन भी घबराते हुए रूही से बोलता है। तो रूही भी रोहन को घबराता हुआ देखकर अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोलती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम ही इतना ज्यादा घबरा रहे हो। वैसे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि किसी से भी नहीं डरता हूँ, अब क्यों कांप रहे हो तुम? डर डर, मैं कहाँ डर रहा हूँ बेबी। रोहन भी उसकी तरफ देखकर बोलता है। तभी बाहर से आवाज आती है, रूही बेटा ओपन द डोर, कौन है तुम्हारे साथ अंदर? तुम किससे बातें कर रही हो? बाहर से वापस से रूही के पापा डोर नॉक करते हुए बोलते हैं। उन्होंने अभी इतना ही बोला था कि तभी रूही ने भी डोर ओपन कर दिया और रूही के पापा रूही की तरफ देखते हैं जिसने अभी इस वक्त अपना हेडफोन लगाया हुआ था। बेटा, आप कमरे में किसके साथ बातें कर रहे थे? आपके कमरे में किसकी आवाज आ रही थी? रूही के पापा भी अंदर आते हुए बोलते हैं। वो पापा, मैं ना श्रेया से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी तो फिर उसकी ही आवाज होगी। रूही भी अब अपने पापा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबराहट में बोलती है। हाँ तो ठीक है, रात काफी ज्यादा हो गई है ना, अब तुम भी सो जाओ, गुड नाइट बेटा। रूही के पापा भी उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ को फेरते हुए बोलते हैं और फिर रूही भी बोलती है कि गुड नाइट पापा। रूही भी बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर अपने पापा से बोल देती है और फिर रूही के पापा भी रूम के जाने के बाद रूही भी जल्दी से भागकर बालकनी की तरफ गई थी जहां पर रोहन अभी गली में खड़ा हुआ था, उसे बाय कर रहा था। रूही भी अब उसे बाय करके जल्दी से डोर को लॉक कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जानवी
भी अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए आ चुकी थी। वो भी इस वक्त अपने बेड पर आराम से लेटी हुई थी। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो एकदम से उसे सोचने लगती है। कैसे उस लड़के को बचाना, कैसे उसे किस करना, उसे हॉस्पिटल तक छोड़ कर आना और आखिरकार में राहुल का नाराज़ होना कि उसने आज उसका फ़ोन नहीं उठाया और ना ही वो उससे मिलने के लिए गई। यही सब कुछ सोचते हुए जाह्नवी भी खुद से ही बोलती है कि क्या मुझे राहुल को सारी बातों को बता देना चाहिए कि आज मैंने किसी अनजान लड़के को खुद से किस किया है। नहीं नहीं, अगर उसे कुछ भी उल्टा सीधा लगा ना तो फिर कहीं वो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए, फिर तो वो मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करेगा। वैसे भी सुबह से नाराज़ होकर बैठा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। खैर छोड़ो, कल कॉलेज में मना लूँगी जाकर। फ़िलहाल के लिए मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। इतना सोचकर जाह्नवी भी आराम से आंखें बंद करके लेट जाती है और थोड़ी ही देर में जाह्नवी की आंखें लग जाती हैं और वो सो जाती है। उधर दूसरी तरफ कपूर मेंशन में अधीर भी श्रेया की गर्दन में अपने चेहरे को छुपाकर आराम से लेटा हुआ था, तो वहीं श्रेया भी अधीर की पीठ पर अपने हाथ को रखे हुए थी। बेबी प्लीज़ थोड़ी देर और करने दो ना, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। आपसे ना मना किया है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब चुपचाप से सो जाइए आप। श्रेया भी अधीर के सिर को वापस से अपने सीने पर रखकर किसी बच्ची की तरह थपकी देते हुए बोलती है। अधीर भी अब श्रेया के सीने पर अपने सर रखते हुए अपने दोनों ही हाथों को और अपने पैरों को श्रेया में एकदम से जकड़ते हुए रूठे से स्वर में बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो, तुम मुझे खुद को प्यार भी नहीं करने देती हो। हाँ हाँ, मैं गंदी हूँ और कल रात आपने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया था, मैंने कुछ कहा नहीं था, समझ गए आप। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। श्रेया भी अधीर की तरफ देखकर बोलती है। तो अधीर भी अब श्रेया की बात सुनकर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। अधीर भी अब श्रेया की तरफ देखकर उसके ऊपर से अपना वजन हटाते हुए उसके ऊपर से बेड पर आराम से आकर लेट गया था और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब आपको क्या हुआ है? श्रेया भी अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोलती है। तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो ना, अब तुम सो जाओ। अधीर भी श्रेया के सिर को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए बोलता है। श्रेया भी अब अधीर को कुछ नहीं बोलती है और फिर अधीर से चिपक कर आराम से सो गई थी। अधीर भी श्रेया को अपने सीने पर किसी बच्चे की तरह सोता हुआ देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर श्रेया के गाल को बहुत ही प्यार से धीरे से सहलाते हुए बोलता है कि माय लिटिल वाइफ। इतना बोलकर अधीर भी हल्के से झुकता है और फिर श्रेया के होंठों पर बहुत ही लाइट सी किस कर लेता है और फिर उसे अपनी बाहों में ठीक से लेटाते हुए आराम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर सोने की कोशिश करता है। दोनों ही अब एकदम से सुकून की नींद में सो चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ आहूजा हाउस में राज इस वक्त किचन में एयर पैन पहने आलू के पराठे बना रहा था, तो वहीं नेहा उसके पास में ही खड़ी होकर प्लेट में मजे से पराठे खा रही थी। तुम भी ना बेबी, रात के 11 बजे पता नहीं तुम्हें कौन सी फूड केबिज हो जाती है पराठे खाने की, और अगर खाना ही है तो फिर खाओ ना, लेकिन ये कौन सी बात है कि सिर्फ मेरे ही हाथों के खाना है तुम्हें। राज भी मुंह बनाते हुए पराठों को बनाते हुए नेहा की तरफ देखकर बोलता है। हाँ, खाने में तो मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मिस्टर आहूजा। ये बेबी आपका ही तो है ना, और फिर उसकी फरमाइश तो आपको ही पूरी करनी होगी। नेहा भी बहुत ही मज़े से पराठे को खाते हुए बोलती है। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे सिर्फ ये मेरा ही बेबी है, तुम्हारा तो बेबी ही नहीं है ये। भूलो मत, इस दुनिया में लाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की है ना, उतनी ही मेहनत तुमने भी की है। तो फिर इसकी फरमाइश हम दोनों को ही पूरी करनी होगी, सिर्फ अकेले मैं थोड़ी ना करूँगा। राज भी नेहा की प्लेट से एक निवाला बनाकर उसके मुंह में देते हुए बोलता है। हाँ हाँ, लेकिन उसे इस दुनिया में तो मैं लेकर आ रही हूँ ना, तो फिर इसे 9 महीने मैं अपनी टमी में रखूँगी, तो फिर इसमें मैं आपसे डबल मेहनत कर रही हूँ कि नहीं? तो इसमें आपको अब मेरे नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। ओके। नेहा भी निवाला खाते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलती है। राज भी अब नेहा की बात सुनकर जोर से हंस देता है और फिर हंसते हुए नेहा के करीब गया और अचानक से उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और नेहा के मुंह का निवाला वो अपनी टंग की मदद से अपने मुंह में लेकर उसे चबाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हारे और मेरी क्यूट प्रिंसेस के लिए तो अब मैं सारे नखरे उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पूरी जिंदगी तुम दोनों के ही नखरे उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ मैं। राज, तुमने ना मेरा पराठा खा लिया है? नेहा भी मुंह बनाकर बोलती है। अरे, अब मेरी बेबी की मामा को भूख लगी है तो फिर उसके पापा को भी तो भूख लगी होगी ना। मैंने खा लिया है, मेरा भी पेट अब जाकर भर गया है। राज भी पराठे को सेंकते हुए बोलता है। बड़े आए प्रिंसेस वाले, मुझे तो बेटा चाहिए जो मेरी हर बात को मानेगा
और आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा जो उसकी मम्मा को इतना ज़्यादा परेशान करते रहे। नेहा भी प्लेट को रखते हुए गुस्से से बोलती है, क्या मतलब है, बॉय चाहिए तुम्हें? मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए, बेबी गर्ल, वो भी एकदम से तुम्हारी जैसी प्यारी सी और क्यूट सी। बॉय हम दोनों बाद में कर लेंगे, ओके। राज भी अपनी कुकिंग को बंद करते हुए बोलता है, फिर क्या था, दोनों का ही शुरू हो गया था बॉय और गर्ल्स वाला युद्ध। दोनों ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे और फिर दोनों ही लड़ते झगड़ते हुए रूम तक पहुंच गए थे और ऐसे ही लड़ते हुए सो भी गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में 10 से 15 गाड़ियां एक साथ चल रही थी और उन्हीं गाड़ियों के बीचों बीच में चल रही थी रॉयल्स राय में बैठे हुए दो लड़के, जिनमें से एक का चेहरा बहुत ही ज्यादा शांत और कठोर लग रहा था। काली गहरी आंखें जिनमें अभी इस वक्त कोई भी इमोशंस नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा शांति से चुपचाप से गुस्से से बैठा हुआ था, अपने हाथ में पकड़ी हुई गन की तरफ देख रहा था। तो वहीं दूसरा लड़का जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हंसमुख लग रहा था, उसकी आंखें भी एकदम से काली थी, शांति से चेहरा, पतली नोज और हल्की सी पिंक से लिप्स, कान में एक डायमंड की बाली जो कि अंधेरे में बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। दोनों ही इस वक्त गाड़ी में एकदम से शांति से बैठे हुए थे। क्या उसके बारे में कुछ पता चला क्या? पहले वाला लड़का अपनी भारी आवाज में बोलता है, नहीं भाई, अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन जिसके पास उसे छोड़ा गया था ना, हमें उसका एड्रेस मिला है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पुराना एड्रेस है जहाँ से वो लोग 5 साल पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन आप घबराइए मत, हम बहुत ही जल्द उसे खोज निकालेंगे, बहुत ही जल्द वो आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और दूसरा लड़का भी पहले लड़के की तरफ देखते हुए उसे समझाते हुए बोलता है, मॉम की तबीयत अब कैसी है अंश? वो पहला लड़का बोलता है वापस से, भाई वो उनकी तबीयत में अभी कोई भी सुधार नहीं है, जब से उन्हें मालूम चला है कि वो जिंदा है और हर वक्त उसे ही याद करती रहती हैं वो और रोती रहती हैं। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी बहुत ज़्यादा मना किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। वो लड़का जिसका नाम अभी अंश था, वो अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए बोलता है, पहले वाला लड़का जो कि अपने सिर पर अपने हाथ को लगाकर सीट से अपना सर टिकाते हुए धीरे से बोलता है कि मॉम ही नहीं है अंश, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। जब से उसके बारे में मुझे पता चला है ना, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन पता नहीं कब तक उसे ढूंढ पाऊंगा मैं। अंश, मॉम से वादा किया है मैंने कि उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ के ही रहूंगा मैं, मुझे जल्द से जल्द अब वो चाहिए अंश, किसी भी कीमत में मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ। जी भाई बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, एक बार हमें उन लोगों का पता चल जाएगा ना, तो फिर हम उन तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, वो हमें बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। अंश बोलता है कि हाँ भाई, कुत्ते की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कल जिसने मुझ पर हमला किया था ना, उसे उठाओ और इतनी बदतर से बदतर मौत दो कि दोबारा कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। पहले वाला लड़का अंश की तरफ देखते हुए बोलता है, जी भाई बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, अभी हमें घर चलना चाहिए। मॉम को जब से पता चला है ना कि आप पर हमला हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रही हैं। अंश पहले वाले लड़के से बोलता है, तो वो लड़का भी अंश की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर दोनों ही गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कौन है ये दोनों लड़के और क्या कनेक्शन है इनका इस स्टोरी से, ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।